नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 7 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिए जब भी देखिए, ताकि आपका पूरा का पूरा कवर हो, कोई भी हिस्सा छूटे ना। ओके। और साथ में अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं अभी तो भारी गलती कर रहे हैं। कम से कम बेसिक चीज़ें तो सीख ही लीजिए। ऐसा कतई नहीं होगा कि 30 सितंबर के बाद आप पारंगत हो जाएंगे निबंध लेखन और आंसर राइटिंग में और अचानक से एग्ज़ाम में जाएंगे और आपको सेलेक्ट करके फर्स्ट रैंक दे दिया जाएगा। इस सपने में अगर आप खोए हुए हैं तो सपना को थोड़ा सा तोड़िए, देखिए खुद को चिकोटी को कार कर जाग जाइए थोड़ा सा और सही से उठकर बैठ जाइए। देखिए आपको लिखना भी आता है कि नहीं आता है। लिखना नहीं आता है तो पीटी में आपके चले 150 के 150 नंबर आ जाएं, आपको मेंस में कोई पास नहीं करवा सकता है। इसलिए थोड़ा सा हकीकत को स्वीकार करके लिखना शुरू कीजिए। लिखते लिखते पढ़िए। ये सबसे बेस्ट तकनीक होता है पढ़ने का, जिसमें क्या होता है ना, पढ़ना और लिखना दोनों हो जाता है आपका। 2 घंटे में 20 सवाल करीब में लिखने होते हैं GS2 में। डरा नहीं रहा हूँ मैं, वो सब काम नहीं करता हूँ। हकीकत से रूबरू कराना मेरा काम होता है। तो अगर आप उस लायक नहीं बन पाएंगे तो नो मैटर आपके पीटी में 120 आ रहे 130 आ रहे, किसी काम का नहीं होगा वो। पीटी होता है प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, मेंस होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मेंस के थ्रू में होता है, ना कि पीटी के थ्रू में। ओके। तो पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना हो आंसर राइटिंग के लिए तो टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पर, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ओके, ज्वाइन कर लीजिए। पैसे की बात नहीं है, पैसे से ज़्यादा है कि आप सीख जाएंगे। लिखना नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को अभी भी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है। दरअसल में हुआ क्या, जिम कॉर्बेट में 6000 के करीब में पेड़ काट दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कठोर शब्दों का यूज़ किया। वो क्या बोला है कि भाई ये जो है पॉलिटिशियन और जो लोकल बिजनेसमैन हैं और जो इस तरह के काम करते हैं गलत लोग, उनके बीच में 60 गांठ का परिणाम है कि 6000 के करीब में पेड़ काटे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी जांच के लिए बिठा दी है और बोला है कि इस चीज़ पर कमेटी बनाकर जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट दीजिए और उसके पश्चात से कार्रवाई की जाएगी। जो पहले के वहाँ के वन मंत्री थे हरक सिंह रावत और अलग अलग लोगों का नाम आया है, जिसके पश्चात बोला गया है कि भाई ये जो जिम कॉर्बेट में 6000 के करीब में पेड़ गिराए गए, ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, आपको पता ही होगा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जिम कॉर्बेट। तो इसको हम लोग देखेंगे आज कहाँ पर है, कौन सी नदी यहाँ से बहती है और जिम कॉर्बेट के नाम पर क्यों रखा गया। जिम कॉर्बेट कौन थे? भारत के सबसे पुराने पार्क में से एक है ये, टाइगर सफारी में से। जिम कॉर्बेट शिकारी माने जाते हैं जिन्होंने आदमखोर जानवरों को मारकर लोगों की रक्षा की थी। ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्यों काटा गया इतना पेड़, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए। CBI को बोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बोला है, इन्वेस्टिगेशन को, कि आप क्या करेंगे, 3 महीने में अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें, जिससे हम इस पर कार्रवाई कर सकें। इसके साथ साथ हम लोग जिम कॉर्बेट को तो देखेंगे ही। एक और न्यूज़ है जो टाइगर सफारी से ही संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने क्या बोला है कि टाइगर सफारी के आस पड़ोस में जो रिसॉर्ट हैं उनकी बाढ़ सी आ गई है। मशरूमिंग करके ऐसे एक शब्द यूज़ किया, मैं दिखाऊंगा आपको इसमें, जिसमें बोला गया है कि एक बाढ़ के जैसे आ गया है रिसॉर्टों का। किसके लिए? तो टाइगर रिजर्व के आस पड़ोस में, जहाँ पर वेडिंग किए जाते हैं। वेडिंग के लिए लोग जाते हैं, आपने देखा होगा, डेस्टिनेशन वेडिंग, रिसॉर्ट में, पहाड़ में, नेचुरल जगहों पर करने का वेडिंग का आजकल एक नया फैशन चला है। तो उस फैशन के चक्कर में होता क्या है, टाइगर रिजर्व के आस पड़ोस में गए, वहाँ पर लगाया, शोरगुल वाले म्यूजिक चलाए, जिससे क्या होता है इकोसिस्टम और जानवरों को बेहद नुकसान पहुँचता है। तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कार्रवाई करने जा रही है। मूड में है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट अभी, और उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। अगर शादी विवाह होते भी हैं इस तरह की जगहों पर तो ढोल नगाड़े म्यूजिक ये सब बंद होना चाहिए। बिल्कुल चुपचाप साइलेंट में शादी करना है तो करो, उसके बाद से मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ में देखिए और क्या न्यूज़ है। और जो आपके लिए न्यूज़ है, आपके लिए मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर है। क्या है कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हर साल की भांति इस साल भी पढ़ा होगा आपने, दुर्गा पूजा, काली पूजा सब जब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो उसमें यही पर्चे छापे जाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी IMF से लोन दिया जा रहा है। किसको? तो पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने लोन मांगा है। वहाँ पर क्या मांगा है? भाई हमें देश चलाने के लिए लोन चाहिए। जब भी कोई भी देश बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं हंसी मजाक सी तरह। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब किसी देश का बिगड़ जाता है, यानी कि निर्यात का खर्चा जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि देश का दिवालिया होने का संकट हो जाए, उसके पास जो रिजर्व है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो वो किससे लोन लेती है? क्या वो वर्ल्ड बैंक से लेती है? नहीं,
सामान्य तौर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये देश को जब लोन देती है या सहायता प्रदान करती है, वो किस कंडीशन में, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल बिगड़ चुका है, देश चलाने की स्थिति नहीं हो रही है, तो बेल आउट पैकेज बोला जाता है इसको। क्या शब्द यूज किया जाता है, थोड़ा सा सभ्य शब्द यूज किया जाता है ताकि बेइज्जती ना हो। बेल आउट पैकेज, आपको संकट से बाहर निकालने का पैकेज। जब ये पैकेज दिया जाता है आईएमएफ के साथ में, तो ये शर्तों के साथ में ये पैकेज होता है। शर्तें क्या क्या होती हैं, आईएमएफ अपने हिसाब से शर्तें लागू करती है। जैसे हो सकता है बोला जाए कि आप अपने यहाँ पर टैक्स को बढ़ाइए, आप अपने यहाँ पर बिजली के जो दाम हैं उसको बढ़ाइए, आप अपने यहाँ पर पेट्रोल का दाम जो है उसको इंक्रीज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि आईएमएफ जो पैसा दे रहा है तो उसको ये भी तो दिखना चाहिए उस देश में कि भाई इस देश में इस पैसे को वसूलने की क्षमता भी है या नहीं है। इसलिए इस तरह के कई बार जो है वो पैसे के साथ साथ शर्तों को लागू किया जाता है। अब यहाँ पर न्यूज़ क्या था, न्यूज़ दरअसल में ये है कि आईएमएफ जो है नई गवर्नमेंट बन गई है पाकिस्तान में, जिसके शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके पश्चात से आईएमएफ अब वहाँ पर लोन भी देगी कुछ महीनों में, अप्रैल मई के महीनों में शायद लोन देगी। तो भारत सरकार ने बोला है कि जब आप आईएमएफ को लोन देते हैं तो आप आईएमएफ को बोला है कि आप इस चीज़ का ध्यान में रखिए कि जब आप पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं तो वो पैसे जो हैं वो डिफेंस पर ना खर्च हो जाएँ, वो अपनी सेना और आर्मी पर ना सारा का सारा पैसा खर्च कर दे। इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखिएगा। ये आईएमएफ के सामने कंसर्न जाहिर किया है किसने, भारत सरकार ने। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके पश्चात से क्या है, तो आने वाले कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। आईएमएफ के कब लोन देती है ये भी समझा दिया है मैंने आपको। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि पीसीएस एग्ज़ाम में ही एक बार पूछा गया था कि जब इस तरह की कंडीशन बन जाए तो किस बैंक से लोन लिया जाता है या किस जगह से लोन लिया जाता है। आईएमएफ कोई बैंक नहीं है, फंड है एक तरह का, जिसमें अलग अलग देश जो हैं वो भागीदार हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो सदस्य आईएमएफ का हिस्सा बनना चाहते हैं पहले उनको वर्ल्ड बैंक का हिस्सा बनना ही पड़ता है, तभी जाके आप आईएमएफ के हिस्से हो सकते हैं। क्या आईएमएफ से हमने भी बेल आउट लिया है कभी? बिल्कुल लिया है। 1991 के ईस्वी के आसपास हमें बेल आउट लेना पड़ा था आईएमएफ से, जिसके पश्चात हमने कभी भी उसके बाद हमने इतना रिफॉर्म किया, इतना बढ़िया तरीके से अपने इकॉनमी को चलाया कि अब फिर दूसरी बार हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बस एक छोटा सा न्यूज़ था, और कितना रुपया देगा क्या देगा ये सब आपको नहीं पढ़ना है। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। देखिए आज का मेन न्यूज़ जो है वो है क्या, वो है कि भाई अपना जो चावल का एक्सपोर्ट है उसको लेकर एक देश ने आपत्ति दर्ज की है WTO में। उसको कवर करेंगे, फिर जिम कॉर्बेट को देखेंगे, उसके बाद अगले न्यूज़ को देखेंगे। देखिए अगला न्यूज़ क्या है कि भारत की कृषि सब्सिडी पर थाईलैंड की चिंताएं हैं। थाईलैंड ने चिंता जाहिर की है भारत की कृषि सब्सिडी पर। हमारे कृषि सब्सिडी पर विकसित से लेकर विकासशील देश तक सभी की नज़रें रहती हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से हम हैं, सस्ते चावल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस साल हमें चुनौती मिलने वाली है पाकिस्तान से। क्यों मिलने वाली है? क्योंकि उसने बासमती का प्रोडक्शन अच्छा खासा किया है, और पाकिस्तान की जो बासमती होती है वो अच्छी मानी जाती है, शानदार किस्म की बासमती होती है। भारत में भी इंपोर्ट किए जाते कई सारे, तो उससे हमें चुनौती ज़रूर मिलने वाली है। लेकिन चुनौती है तो उसका समाधान भी होगा। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में थाईलैंड के राजदूत ने भारत पर सरकारी सब्सिडी के द्वारा वित्त पोषित अनुचित रूप से न्यूनतम मूल्य पर चावल निर्यात करने का आरोप लगाया है। कहाँ पर आरोप लगाया गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। याद कीजिए जब किसान आंदोलन शुरू हुए तो उस समय WTO से जोड़कर मैंने आपको समझाया था एक बार कि WTO में बहुत सारे संकटों का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण से अब अगला संकट कौन सा है, तो देखिए यही है संकट। आरोप लगा दिया हम पर। थाईलैंड के अनुसार भारत के PDS सिस्टम में, जिसके तहत सरकार उत्पादकों से आवश्यक खाद्य पदार्थ खरीदती है, उन्हें कम दरों पर जनता को बेचती है, वह लोगों के लिए नहीं बल्कि निर्यात बाजार पर अधिग्रहण करने के लिए है। थाईलैंड ने बोला है कि भारत सरकार जो PDS के लिए चावल खरीद कर बेचती है वो लोगों के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, बल्कि निर्यात का जो बाजार है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। ऐसा थाईलैंड बोल रहा है। उसको नहीं पता कि हमारे यहाँ 88 करोड़ लोगों को हम लोग क्या मुहैया करवाते हैं, तो अन्न मुहैया करवाते हैं। 88 करोड़, कम से कम 10 गो थाईलैंड तो समा ही जाएगा उसमें, है ना। भारत की किसी सब्सिडी को लेकर थाईलैंड की क्या चिंताएं हैं? व्यापार, विकृत और वैश्विक खाद्य मूल्य पर प्रभाव। थाईलैंड भारत के सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम को अत्यधिक सब्सिडी वाला मानता है, वैश्विक खाद्य मूल्यों को विकृत करता है। मैंने बार बार आपको समझाया कि सभी लोग एक ही शब्द यूज करते हैं, डिस्टॉर्ट। विकृत करता है भारत, बार बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े एक तरह से खाद्य वितरण कार्यक्रम को चलाते हैं, जिसके लिए हमें भारी मात्रा में अनाजों को खरीदना पड़ता है। और उस अनाज के खरीद के कारण से क्या होता है, कहीं न कहीं सस्ते अनाज हम खरीद कर लोगों को देते हैं, और इसीलिए हम पर आरोप लगा रहे हैं क्या
कि हम दुनिया के मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। व्यापार विकृति एक ऐसी स्थिति है जहां कीमतें और उत्पादन उस स्तर से अधिक या कम होते हैं जो आमतौर पर प्रतिस्पर्धी बाजार में मौजूद होते हैं। सब्सिडी वाले कृषि उत्पादन से अधिक उत्पादन हो सकता है, कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे थाईलैंड गैर सब्सिडी वाले प्रतिस्पर्धियों के लिए वैश्विक बाजार प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। ये बोला गया है थाईलैंड के द्वारा। WTO के विनिमय का उल्लंघन, ऐसा थाईलैंड बोल रहा है। भारत द्वारा चावल सब्सिडी के लिए न्यूनतम सीमा का उल्लंघन WTO के नियमों का उल्लंघन है। यह उल्लंघन न केवल प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को प्रभावित करता है बल्कि कृषि पर WTO के समझौते द्वारा स्थापित निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांत को भी कमजोर करता है, ऐसा कहा जा रहा है। WTO के नियम के अनुसार दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य 10% की सीमा के भीतर होना चाहिए। भारत ने WTO को सूचित किया कि 19-20 में उसके चावल उत्पादन का मूल्य 46.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अनुमत 10% के मुकाबले 6.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, या 13.7% की सब्सिडी दी है भारत सरकार ने बोला है। भारत सरकार ने बोला है, सही से समझिएगा, कि 10% की जगह पर हमने लगभग में 10% की अनुमति है सब्सिडी देने की, 13.7% की हमने सब्सिडी दी है अपने चावल उत्पादन पर। आंकड़ों मत उलझिएगा ज़्यादा। WTO के हिसाब से ज़्यादा 10% आप सब्सिडी दे सकते हैं, जबकि भारत सरकार ने बोला है कि लगभग में हमने 13.7% की सब्सिडी दी है। हमने क्यों दी है? क्योंकि हमें लोगों के लिए सस्ता अनाज उपलब्ध करवाना पड़ता है। हमने यही तो बोला ना कि देखो भाई साहब, आप एक तरफ तो बोलते हो कि SDG को लागू करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू करो। भूखमरी जो है ये इसमें एक प्रमुख गोल है। SDG क्रमांक बताइएगा कितना है भूखमरी, जिसमें है कि भाई लोगों का खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब वो सुनिश्चित करने के लिए हमारी आबादी जो है 140 करोड़ है, तो हमें उस हिसाब से अन्न तो खरीदने पड़ेंगे ना सब्सिडी देकर। अब सब्सिडी हमने दिया तो आप बोल रहे हो कि सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? तो इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन। कृषि व्यापार उदारीकरण की इच्छा, केन्स समूह के हिस्से के रूप में थाईलैंड कृषि व्यापार उदारीकरण का समर्थन करता है। समूह वैश्विक कृषि बाजार का विकृत करने वाली व्यापार बाधाओं और सब्सिडी को कम करना चाहता है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के दायरे को खत्म करने या कम करने के लिए भारत के विरुद्ध पैरवी करना भी शामिल है। ये एक छोटा सा समूह है WTO में, जिसमें अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं, जो दुनिया में कृषि बाजार के उदारीकरण को क्या मानते हैं, सही मानते हैं। बोलते कृषि में कोई सब्सिडी नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, हमारे देश के छोटे किसान और अमेरिका में ड्रोन से खाद छिड़कने वाले किसान, उनमें कुछ तो अंतर होगा। अमेरिका में खाद का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है दुनिया भर में खेतों में, तो उनमें और हम में कोई तो फर्क होगा। भौगोलिक प्रदेश से और देश के लोगों का प्रदेश से तो अलग अलग हो सकता है। हम पूरे दुनिया को एक ही पैमाने पर कैसे नाप सकते हैं? थोड़ा तो यहाँ पर विभेदीकृत नीति हमें अपनाना पड़ेगा ना, थोड़ा तो हमें अलग से सोचना पड़ेगा ना। अब ये देखिए क्या है विकास बॉक्स क्या है। WTO के तहत कृषि समझौते का अनुच्छेद 6.2 विकासशील देशों को घरेलू सहायता प्रदान करने में अतिरिक्त लचीलेपन की अनुमति देता है। डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके लिए थोड़ी सी रियायत रखी गई है अनुच्छेद 6.2 में WTO के तहत। बस इतना ध्यान रखिए। इनमें निवेश सब्सिडी शामिल है जो आमतौर पर विकासशील देश के सदस्यों में कृषि को उपलब्ध है। कृषि इनपुट सब्सिडी आमतौर पर विकासशील देशों के सदस्यों में कम आय अथवा संसाधन गरीब उत्पादकों के लिए उपलब्ध होता है। ऐसा WTO में प्रावधान किया गया है कि कोई गरीब उत्पादक हैं, किसान हैं, तो आप उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सहायता दे सकते हैं इनपुट के तौर पर। कृषि इनपुट मतलब क्या हो गया भाई? बीज सस्ते में उपलब्ध करवा सकते हैं, श्रम सस्ते में उपलब्ध करवा सकते हैं, खाद सस्ते में उपलब्ध करवा सकते हैं। इतना तक तो अनुमति दिया गया है किसमें? तो WTO में। ओके, अगला देखिए क्या है WTO सब्सिडी मानदंड संबंधित भारत की चिंताएं क्या हैं। विकसित देशों के साथ तुलना कर रहे हैं आप। हमारा अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों के साथ, विकसित जो ग्रुप हैं, विकसित जो क्षेत्र हैं, उनके साथ हमारा कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम? भारत हैं, भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों की तुलना में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के बीच भारी अंतर पर जोर देता है। भारत प्रत्येक किसानों को बहुत कम $300 की सब्सिडी देता है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय संघ प्रति किसान 40,000 अमेरिकी डॉलर तक की सब्सिडी की पेशकश कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए जरा, इस परिदृश्य को इमेजिन कीजिए, क्या है ये, कितना ज़्यादा भेदभाव है। यह तुलना विकसित और विकासशील देश के बीच किसानों को प्रदान की जाने वाली सहायता में असमानता को उजागर करती है। अगला क्या है? डी मिनिमिस लिमिट का उल्लंघन। अब ये क्या है? टर्मिनोलॉजी जरूर ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत स्वीकार करता है कि उसने 10% की सीमा का उल्लंघन किया है। हमने 13% के करीब में सब्सिडी दिया है।
लेकिन आपका जो सब्सिडरी काउंट करने का तरीका है वो भी तो गलत है। देखिए यहाँ पर क्या है, हालांकि भारत ने WTO में सब्सिडी की गणना के तरीके पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इसकी गणना 1986-88 के एक निश्चित व पुरानी कीमत पर की जाती है जो सब्सिडरी को अधिक आकलन करती है, और वर्तमान कीमतों पर आप नहीं करते हैं, पुरानी कीमतों पर करते, इसलिए आपको ये प्राइस ज़्यादा दिखता है, जबकि प्राइस तो कम ही है। आज के दौर में महंगाई भी तो बढ़ गई है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो कृषि सब्सिडी जो हमने 13% दिया है वो कोई खास उल्लंघन तो नहीं है जिस पर इतना शोर शराबा मच रहा है पूरे दुनिया भर में। और मैंने आपको बताया था कि पीयूष गोयल जो गए थे WTO के, कहाँ पर हुआ बैठक भाई, जो वार्षिक बैठक होती है मिनिस्ट्रियल, वो कहाँ पर हुआ है, मैंने आपको बताया था अबू धाबी में संपन्न हुआ है। तो भारत ने वहाँ पर बोला है कि भैया अस्थायी समाधान इसका कीजिए जिसमें पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स के लिए कोई विशेष प्रावधान WTO में होना चाहिए, क्योंकि हम जो विकासशील देश हैं हमें अपने गरीब जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमें तो खरीदना पड़ेगा, सब्सिडी तो देना पड़ेगा। आपके किसान और हमारे किसान में अंतर है, बस इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक ग्रुप की चर्चा हुई थी, केन्स ग्रुप क्या है या G33 ग्रुप क्या है। 1986 में केन्स ऑस्ट्रेलिया में इसको स्थापित किया गया था। 19 कृषि निर्यातक देश है इसमें, देख सकते कौन कौन है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पाकिस्तान सब हैं इसमें। भारत केन्स समूह का सदस्य नहीं है। मुद्रा कृषि व्यापार के उदारीकरण के समर्थक हैं ये, और ये किसी भी रोक टोक किसी भी सब्सिडी का मना करते हैं कि ऐसा नहीं देना चाहिए। साथ ही सीमा पार कृषि उत्पादों के मुक्त प्रवाह में भी बाधा डालते हैं। उनका मानना है कि इससे दक्षता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर सभी देशों को लाभ होगा। G33 ग्रुप भी है, इसका गठन 2003 में आयोजित कैनकन, जो कानकून भी कहा जाता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पूर्ण किया गया था। 33 विकासशील देश शामिल थे, किंतु वर्तमान में इनमें भारत, चीन, क्यूबा सहित 48 देश शामिल हैं। तो केन्स के ठीक विपरीत कौन सा है, तो एक है G33 ग्रुप। यह समूह कृषि व्यापार वार्ता विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान का समर्थन करता है। ये मुक्त व्यापार की बात करते हैं, तो हमने क्या बोला कि विकासशील देशों के लिए एक अलग से गुट होना चाहिए। यहाँ पर भारत, चीन आपको साथ में दिखेंगे, यहाँ पर पाकिस्तान आपको केन्स ग्रुप में शामिल दिखेगा। तो इस जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास को जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह के बहुत कम ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ भारत चीन शामिल हो, पाकिस्तान विरोध में हो, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, G33 ग्रुप और केन्स ग्रुप ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगली न्यूज़ देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री महोदय ने कल कोलकाता में देश का पहली बार क्या लॉन्च किया है, तो रिवर के अंदर से चलने वाली मेट्रो लाइन। अब ये क्या है भाई, जैसे ये हुगली रिवर है, पता ही आपको, कोलकाता के शहर के बीचों बीच से गुजरती है। इस तरफ हावड़ा स्टेशन है, यहाँ पर हुगली रिवर, इधर कोलकाता मेन सिटी है। तो यहाँ से यहाँ जोड़ने वाली जो लाइन है ना, अब ये कैसे आए, तो नदी के ठीक बहुत नीचे से इसको लाया गया है, नदी के नीचे से इसको लाया गया है। कहाँ, तो दूसरी तरफ में लाया गया है। ठीक है, यही है, देश का पहला है इस तरह का, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया है। और लेकिन कोलकाता में था ये सब सम्मेलन वगैरह, उद्घाटन वगैरह, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री महोदया जो है ममता बनर्जी जी, वो शामिल नहीं हुई थी, पता ही आपको, राजनीतिक विरोधाभास के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला अंडर वाटर का मतलब पानी में नहीं चलेगा, नदी के नीचे से मेट्रो गुजरेगी बस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, आपको कल मैंने पढ़ाया ही था क्या कि मिनिकॉय आइलैंड के पास, कहाँ, लक्षद्वीप के पास INS जटायु को कमीशन किया गया है। उसके साथ साथ MH-60R जो हेलीकॉप्टर है, इसको भी कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, और ये हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और अपडेट देता हूँ, कल तो मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब देखिए अपडेट क्या है, जो मालदीव है उसने रक्षा समझौता साइन किया है, किसके साथ में, चीन के साथ में, जिसमें नॉन लेथल वेपन जो होते हैं, गैर घातक हथियार, वो खरीदेगा, और उसके अलावा आर्मी को ट्रेनिंग भी देगा। चीन जो है उनकी आर्मी को भी ट्रेनिंग देगा। एक तरफ तो वो भारतीय सैनिकों को निकालने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन के आर्मी के साथ में क्या कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं। तो इसको तो बस ध्यान में रखिएगा। मिनिकॉय मैंने क्यों चर्चा में किया बताया, मिनिकॉय के साथ मालदीव क्यों जोड़ा, बहुत ही निकट हैं ये, कुछ 100 किलोमीटर के आस पड़ोस से मालदीव शुरू हो जाता है। तो मिनिकॉय में भी अब हमने क्या कर दिया है, तो नेवल का बेस भी बनाया है, INS जटायु को वहाँ पर कमीशन भी किया है। उसके साथ साथ का जो कावरती है वहाँ पर पहले से ही हमारा नेवी बेस था। इसको बस ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है, वही जो न्यूज़ था उसी का विस्तार है, जो मैंने आपको सबसे हेडलाइन में पढ़ाया जिम कॉर्बेट के बारे में, उसी का विस्तार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला, जो कमेटी गठित की गई है उसको ये भी बोला है कि रिसोर्ट के आसपास
कितने डिस्टेंस तक किस लेवल का म्यूजिक बजना चाहिए या आवाज़ होनी चाहिए, उसके बारे में भी गाइडलाइन देने के लिए उस कमेटी को बोला गया है। एक्सपर्ट कमेटी जो गठित की गई है, उसके साथ साथ ये बोला गया है कि जो जंगल है या फॉरेस्ट है या नेचुरल कोई भी होता है जगह है, तो गवर्नमेंट जब उसको अपने पास में रखती है तो उसको बेचकर किसी भी प्राइवेट जो पार्टी होते हैं उनको ऑनरशिप नहीं दे सकती है रिसोर्ट वगैरह बनाने के लिए। ये कहीं न कहीं नुकसान भी करता है। किसको नुकसान करता है भाई? तो जानवरों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। जो भी नेचुरल जो पार्क होते हैं, नेशनल पार्क वगैरह, उनका 3 एरिया होता है। एक होता है कोर एरिया, जहाँ पर कोई भी मानवीय एक्टिविटी बैन होता है, यहाँ पर से एक पत्ती भी नहीं उठा सकते, इसमें सफारी वगैरह भी नहीं होता है। उसके बाद होता है बफर एरिया, फिर होता है आउटर एरिया होता है इसका। आउटर एरिया में कृषि वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं आस पड़ोस के लोगों के द्वारा, थोड़े बहुत रिसोर्ट भी बन सकते हैं। बफर एरिया में सफारी वगैरह किए जाते हैं। कोर एरिया में सब कुछ क्या है तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कुछ भी नहीं। सूखी हुई लकड़ी भी वहाँ से नहीं उठाए जा सकते हैं। तो ये कोर एरिया में होता है, तो इसको बस ध्यान में रखिएगा। मैं आपको जिम कॉर्बेट के बारे में तो बताऊंगा ही डिटेल में, लेकिन अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। कल राष्ट्रपति महोदया ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके लिए? तो 2022-2023 ईस्वी के लिए। ये भी ध्यान में रखिएगा, 2022-2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। और ये जो अवार्ड होता है ना, ये आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़े अवार्ड में से एक है। देश का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड इसको माना जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि करीब में 12 जो हैं वो डांसर्स हैं, 11 फोक आर्टिस्ट हैं और तबला वादक हैं, या अलग अलग आर्ट जो होता है, संगीत नाटक, उन सब के फॉर्मेट जो होते हैं उससे सम्मानित किया गया है। बहुत सारे लोगों का नाम है, मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। कुछ नाम को बस ध्यान रखिएगा, सभी को ध्यान में रखना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ नाम मैं पढ़ता हूँ, ध्यान में रखिएगा। फ्लोरिस्ट जो होते हैं विनायक खाडेकर हैं, वीना विरुस्तो हैं, आर विश्वेश्वरम हैं, और कथक के लिए सुनाया हजारी लाल, कुचिपुडी के लिए कुचिपुडी डांसर राजा और राधा रेड्डी हैं, थिएटर आर्टिस्ट दुलाल रॉय और डीपी सिन्हा हैं, इनको दिया गया है। उसके पश्चात और भी कुछ नाम हैं। अलग अलग जो डांस फॉर्म है, जैसे कुचिपुडी किस राज्य का है, कथक किस राज्य का है, जो कार्नेटिक म्यूजिक होता है वो क्या होता है। आपको पता है भारत में म्यूजिक की 2 शैली है, एक है नॉर्थ इंडिया जिसको हिंदुस्तानी शैली कहा जाता है। हिंदुस्तानी शैली की खासियत ये होती है इसमें घराना होता है, अलग अलग घराना, जबकि कार्नेटिक म्यूजिक जो होता है जो दक्षिण भारत की शैली है, दक्षिण भारत यानी कि पूरा दक्षिण भारत, नॉट कर्नाटक। कार्नेटिक का केवल कर्नाटक से कोई लेना देना नहीं है। कार्नेटिक यानी कि दक्षिण भारत का संगीत जिसमें घराने का अभाव होता है और वो विशुद्ध रूप से इंडियन संगीत है। हिंदुस्तानी संगीत में मिक्सचर भी है, कुछ इस्लामिक शैली का, जो बाहर से संगीत के धुन आए उनका भी, लेकिन कार्नेटिक जो है विशुद्ध रूप से भारतीय शैली मानी जाती है, उसमें घराना नहीं होते हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में संगीत है वो घराना होता है, जैसे ग्वालियर घराना हो सकता है, बनारस घराना हो सकता है, दरभंगा घराना भी है म्यूजिक का, लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक में कोई घराना नहीं होता है। आप कार्नेटिक म्यूजिक के सबसे बड़े जो आर्टिस्ट हुए हैं उनका नाम ज़रूर बताइएगा मुझे। कुछ दिन पहले मैंने उनके बारे में बताया था आपको, वो उनके बारे में यूपीएससी में सवाल भी पूछा गया था। तो देखिए कार्नेटिक म्यूजिक से भी संबंधित कुछ लोग हैं। उर्मिला सत्यनारायणम फॉर भरतनाट्यम एंड पल्लवी कृष्णन फॉर मोहिनीअट्टम के लिए इनको दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्नेटिक वोकलिस्ट बॉम्बे जयश्री रामनाथ, नेवेली नारायणन, और कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंटल में भी कुछ लोगों को दिया गया है। तो कुछ अवार्ड जो होते हैं और कैटेगरी, जैसे कार्नेटिक में किसको दिया गया है, कुचिपुड़ी में किसको दिया गया है, कथक में किसको दिया गया है, भरतनाट्यम में किसको दिया गया है, किस राज्य से बिलोंग करता है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी किस राज्य से बिलोंग करता है, और कथक किस राज्य से बिलोंग करता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इनके जो अवार्ड जिनको दिया गया, इनके नाम आपको नहीं ध्यान में रहे कोई बात नहीं, इतने नाम नहीं याद करने होते हैं, इतना गहराई से नहीं पूछा जाता है, लेकिन डांस की, संगीत की जो अलग अलग शैली है ना, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल आपके मुख्य रूप से वहीं से बनेंगे। तो इस टॉपिक को ज़रा कवर कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं।
हैं और 3 लाख से 1 लाख रुपए तक का अवार्ड दिया जाता है। और इसमें तो और कुछ खास है नहीं जो आपसे पूछा जाए। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। ये वही न्यूज़ है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि नॉन लेथल मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए किसके साथ साइन किया है, तो चाइना के साथ में किया है। यूएन का एक रिपोर्ट आया है। यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेशन पर काम करती है। माइग्रेशन यानी कि जो आवाजाही होती है लोगों का, उस पर काम करती है, माइग्रेशन पर। और उसने बताया है कि जो सबसे ख़राब ईयर रहा ना माइग्रेंट्स के लिए, जो प्रवासी होते हैं जो अपने देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं किसी भी कारण से, वो इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है और सोशल फैक्टर भी होता है, राजनीतिक भी होता है, युद्ध भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। किसी भी कारण से जो माइग्रेंट्स होते हैं जो अपना देश छोड़ देते हैं, अपना जगह छोड़ देते हैं, अपना गांव छोड़ देते हैं, अपना शहर छोड़ देते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। तो यूएन जो है दरअसल में वर्ल्ड लेवल पर इस चीज़ को चिन्हित करती है कि कौन से देश से कहाँ पर देश लोग भाग रहे हैं, किस कारण से भाग रहे हैं। राजनीतिक संघर्ष हो सकता है, जिसका एक एग्जाम्पल कहाँ पर हो रहा है अभी, कहाँ पर है भाई, रूस यूक्रेन उसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है। उसके पश्चात अपने बगल में म्यांमार में एक एग्जाम्पल था। श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ क्या होता है वो भी एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा अभी हमास में क्या हो रहा है, हमास और इजराइल संघर्ष के पास से गाजा से बहुत सारे लोग भागे हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है। सूडान में क्या हो रहा है। तो दुनिया भर में जो अलग अलग देश हैं वो प्रभावित हैं इस चीज़ से। और 2023 जो ईस्वी रहा ये सबसे डेडलीस्ट ईयर रहा है। 8,565 लोगों की मौत हुई है आवाजाही में, जिसमें आपने पढ़ा होगा इटली के समुद्र तट के समीप, ग्रीस के समुद्र तट के समीप एक नौका डूब गई थी जिसमें 200 लोग सवार थे और वो सब के सब भाग रहे थे एशिया से यूरोप की तरफ में। बहुत सारे लोग यूरोप और अमेरिका में घुसना चाहते हैं अच्छी ज़िंदगी के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यूएन की एक एजेंसी ही है जो क्या नाम है उसका नाम है, यूएन का एजेंसी का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। उसने बोला है कि लगभग 20% का इंक्रीज हुआ है डेथ वगैरह में और इस तरह के इंसिडेंट में। 2016 के आसपास भी काफ़ी सारे लोग मरे थे। उसके पश्चात फिर से अभी देखा गया कि 2023 में काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई है। किस कारण से, तो इधर से उधर जाने के चक्कर में, इलीगल तौर पर जाने के चक्कर में, गोली बम बारूद से मरते हैं या डूब कर मर जाते हैं या नेचुरल उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद से बोला गया है जो यूएन है, यूएन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसको बोला जाता है मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट। मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट इसको 2014 में शुरू किया गया था। ये क्या है, ये ओपन एक्सेस डेटाबेस है जिसको कोई भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दुनिया भर में माइग्रेंट्स जो है वो इधर से उधर जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं और उनके साथ में क्या हो रहा है। और इसमें जो है बहुत सारे स्तर पर इस रिपोर्ट को तैयार करके दुनिया भर के देशों के सामने लाया जाता है ताकि इस पर कोई काम हो सके। काम तो कुछ होता है नहीं, लोग तो और भी ज़्यादा युद्ध में हथियारों के साथ उतर रहे हैं और शांति की बातें करते हैं। तो ये एक समस्या है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बस ध्यान में रखिएगा, बाकी कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस आप ये बता दीजिएगा कि ये जो इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। चलते अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है एक मशीन के बारे में। इस मशीन को किस कंपनी बनाया, तो ASML ने बनाया है। इस मशीन की कीमत है 2,900 करोड़। दुनिया में इस मशीन को सबको बेचा भी नहीं जा सकता, ख़ासतौर से चीन को नहीं बेचा जाएगा। US और चीन में युद्ध चल रहा है एक तरह से इंटरनल इस चीज़ को ख़रीदने के लिए। इस मशीन का निर्माण नीदरलैंड की कंपनी है जो करती है, जिसका नाम है ASLM। इस मशीन का काम क्या है भाई, इस मशीन का काम है चिप बनाना। चिप बनाना दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में से एक है। उस काम को ये मशीन आसानी से संपन्न कर देती है। और इस मशीन का नाम क्या है, तो अब नाम एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये मशीन जो है इसको बोला जाता है हाई NA EUV मशीन। ओके, ये मशीन दुनिया में सभी देश नहीं खरीद सकते हैं, प्रतिबंध लगा हुआ है और ये चीन को भी नहीं भेजा जा सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का डर है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे आप बचपन में करते थे ना, रेडियो खोल कर देखना कौन कौन सा चीज़ लगा हुआ है,
तो वही वाला रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। और उन सभी इक्विपमेंट को बनाकर आप जोड़कर एक नया रेडियो तैयार कर सकते हैं, इसीलिए उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसमें एक तरीका यूज किया जाता है, जिस तरीके को क्या नाम दिया है बंधुओं, इसको दिया गया है नाम फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी, इतना बड़ा एक ही शब्द है ये। फोटोलिथोग्राफी तकनीक का उपयोग करके चिप का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो मशीन है ये एक्सट्रीम लेवल का अल्ट्रा वायलेट फोटोलिथोग्राफी तकनीक यूज करता है और उस तकनीक के माध्यम से चिप का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट जनरेशन चिप का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट जनरेशन चिप यानी कि आने वाली पीढ़ियां होंगी कंप्यूटर का। एक कंप्यूटर आपने यूज़ किया होगा चिप का, कौन सा, तो बहुत पुराना, याद कीजिए, एक्सपी से भी पहले जो आते थे वर्जन, उसके बाद एक्सपी यूज़ किया होगा। एक्सपी विंडो है, चिप नहीं है वो, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसमें एप्पल के i2 या i3 लेवल के, एप्पल बोल रहा हूँ, इंटेल के i2 या i3 लेवल के जो चिप होते थे वो लगे होते थे। आज जो आपके पास लैपटॉप होगा उस पर कम से कम i5 i7 तो लिखा ही होगा, है ना, तो वो चिप है। क्या है वो? चिप। आपके फ़ोन में जो आप खरीदने जाते हो सैमसंग स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, है ना, प्रोसेसर तो देखते नहीं है बहुत सारे लोग, केवल मेगापिक्सल देखते हैं। 64 मेगापिक्सल कैमरा, प्रोसेसर ढंग का है नहीं तो उससे फ़ोटो खींचोगे तो कुछ भी नहीं दिखता है। मुख्य रूप से क्या मायने रखता है बंधुओं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मायने रखता है मुख्य रूप से प्रोसेसर। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाए, मोबाइल, लैपटॉप, तो पूछिए प्रोसेसर क्या है, उसका स्पीड क्या है, कितने उसमें मेमोरी लगे हुए हैं, रैम क्या है, रोम क्या, इन चीज़ों पर आधार पर खरीदना चाहिए। तो जो प्रोसेसर है ना, इस चिप के निर्माण के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। फोटोलिथोग्राफी तकनीक के द्वारा ये जो मशीन है ये चिप का निर्माण करती है। यूरोपियन यूनियन में नीदरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम बता ही दिया मैंने, उस कंपनी के द्वारा इस मशीन का निर्माण किया जाता है और दुनिया में एकमात्र मोनोपोली है इस कंपनी की। इसके अलावा दुनिया में और किसी कंपनी ने इस चीज़ का निर्माण नहीं किया है और इस कंपनी ने इस तकनीक को बेचा भी नहीं, इस मशीन को। दरअसल में ये मशीन जो है डबल डेकर ट्रक के आकार का है, दिख ही रहा है आपको कितना बड़ा है। और ये जो मशीन है ये कोई एक मशीन नहीं है, अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर इस मशीन को बनाया जाता है। क्रांतिकारी माना जाता है इसको, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज़ जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम से ही चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े हुए होंगे, तब जाके हमें इलेक्ट्रॉनिक चिप का भारी स्तर पर हमें चाहिए होगा। और इस मोनोपोली को धारण करने वाली एकमात्र ये कंपनी जिसके पास इतने बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो इस मशीन के बारे में इतना ही ध्यान में रखिएगा, इसकी प्रोसेसिंग और इसको कैसे काम करता है ये सब नहीं पूछा जाएगा आपको। फोटोलिथोग्राफी तकनीक के बारे में ध्यान रखिएगा जिसका उपयोग करके चिप का निर्माण किया जाता है, इतना ध्यान में रखेंगे आप। उसके पश्चात हम लोग अब चलते हैं जिम कॉर्बेट को समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ओके, देखिए जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है, नैनीताल जिले में अवस्थित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। ओके, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। पहले इसका क्या नाम था बंधुओं? पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना था। जो बंगाल टाइगर होते हैं उनका संरक्षण करना है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसकी स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके मुख्य क्षेत्र में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जबकि बफर जोन में आरक्षित वन, साथ ही सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। रिजर्व का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है। यह शिवालिक तथा बाह्य हिमालय भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत आता है। रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पालेन, कोसी रिजर्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों का नाम ध्यान में जरूर रखिएगा। रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदियों में से एक है, जो आती है पहाड़ से मिल जाती है। 500 वर्ग किलोमीटर में फैला रामपुर के समीप में करीब मिलती है रामगंगा। CTR 230 बाघों का बाघ वास स्थान है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर 14 बाघों के साथ दुनिया का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व है। सबसे ज़्यादा जो टाइगर की डेंसिटी है वो कहाँ पर है, तो जिम कॉर्बेट में ही है। 530 वर्ग किलोमीटर 230 बाघ हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने सारे हैं। वनस्पति, भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण के अनुसार कॉर्बेट में पौधे, वृक्ष, झाड़ियों, फर्न, घास, लताओं, इन सब की बड़ी अच्छी खासी प्रजाति वहाँ पर पाई जाती हैं। शीशम, खैर वगैरह भी पाए जाते हैं। जंतुओं में यहाँ पर
बाघ के अलावा तेंदुआ भी पाया जाता है, स्तनधारी जैसे जंगली बिल्लियाँ, काकर या कांकर, चित्तीदार हिरन, सांभर, ये सब के सब पाए जाते हैं। हिरन पाया जाएगा तभी तो बाघ भी रह पाएगा, क्योंकि उसको भोजन चाहिए। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी भी है उत्तराखंड में ही, जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये सब के सब उत्तराखंड में ही है। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, कुछ और न्यूज़ कवर करूँगा मैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।